नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदे। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूत होकर महंगे अमेरिकी गैस खरीदे। उन्होंने ये बातें 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे वे अब भी जारी हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। टीपी अटक रही है सर। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर इसकी पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का बयान आया है। कंपनी ने कहा, पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास है। कंपनी ने कहा, अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी की सफाई इसलिए आई क्योंकि बुक की अनऑथोराइज्ड कॉपियों की लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जारी हंगामे के बीच मंगलवार को सत्र का 10वां दिन है। इससे पहले बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विपक्षी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि 4 फरवरी को सदन के भीतर कुछ विपक्षी सांसदों ने ट्रेजरी बेंच तक पहुंचने, टेबल पर चढ़ने और प्रधानमंत्री की सीट को घेरने जैसे गंभीर और खतरनाक कृत्य किए। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ असंसदीय हैं बल्कि इससे गंभीर हादसा भी हो सकता था। महिला सांसदों ने इसे भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बुरे पलों में से एक बताया और कहा कि इन घटनाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। इससे पहले सोमवार को भी लोकसभा की कार्रवाई भारी हंगामे के कारण केवल 13 मिनट ही चल सकी। विपक्ष लगातार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग करता रहा, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित होती रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह संस्थान 1976 में कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था और आज ये देश का एक प्रमुख डीम्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहाड़ियां, जंगल और समृद्ध जैव विविधता ये साबित करती है कि राज्य का आयुर्वेद से सदियों पुराना संबंध रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने और आम लोगों के बीच इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में एनआईए ने जो राष्ट्रीय पहचान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व हासिल किया है वह राजस्थान के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि इस संस्थान ने शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी देखभाल के चारों क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। कर लेंगे। हमने हमारे राजस्थान के युवा साथियों से कहा है कि आप चिंता मत करिए, आपको पैसा भी मिलेगा और पैसा भी गारंटी देने वाला मिलेगा। आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका हर बैंक में गारंटी देने के लिए तैयार है और यही तैयार नहीं है, इतना भी है कि आप आपका प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपकी ब्याज भी माफ करेंगे, ब्याज भी माफ करेंगे। राजधानी जयपुर में हवामहल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ये धमकी चांदपोल इलाके में दरगाह की छत निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद ही मिली। धमकी देने वाले व्यक्ति ने विधायक को दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखल न देने की चेतावनी दी और कहा कि यदि ऐसा किया तो 2 मिनट में रात खराब कर दी जाएगी। आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए दावा किया कि उसे हाथों से जयपुर तक की पूरी जानकारी है और विधायक का कच्चा चिट्टा
उसके पास है। फोन पर आरोपी ने यह भी कहा कि वह अगले दिन गणेश मंदिर के बाहर विधायक से मिलेगा। घटना के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जान से मारने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में परकोटे T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार रात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। पोस्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके के फोन कर भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अनीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुकाबला खेलने की सिफारिश की थी। दरअसल बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। हालांकि उसने टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले खेलने पर सहमति जता दी थी। मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमालय क्षेत्रों में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं बिहार के चंपारण, सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में घने कोहरे का असर बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी कोहरे को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। तमिलनाडु के नीलगिरी, केरल के इडुक्की और कर्नाटक के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 शहरों में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि मुनस्यारी में पारा -24 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक दर्दनाक घटना से पूरा इलाका सहम गया। कोर्ट के आदेश पर मकान की कुर्की करने पहुंचे बैंक टीम के सामने ही एक बैंक कर्मचारी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। स्कीम नंबर 74C में रहने वाले 51 वर्षीय हेमंत ब्रह्मवंशी सोमवार शाम अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रिकवरी टीम कोर्ट के आदेश के तहत उनके मकान की कुर्की की कार्रवाई करने वहां पहुंची थी। जब बैंक कर्मचारी और बैंक का वकील मकान सील करने की प्रक्रिया शुरू करने पहुंचे तो हेमंत ब्रह्मवंशी ने उनसे लोन की बकाया राशि जमा करने के लिए 1 दिन की मोहलत ली। परिजन और पड़ोसियों के मुताबिक वे उस समय मानसिक रूप से काफी तनाव में थे। बैंक टीम द्वारा मोहलत देने से इनकार किए जाने के बाद उनकी बेचैनी और बढ़ गई। इसी बीच वे घर के अंदर गए और अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। मृतक हेमंत इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक में पदस्थ थे। के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। शायद मैं आया जब तक तो सब चले गए थे, बाकी बता रहे हैं कि बैंक वाले यही थे। भाभी बता रहे थे कि बैंक वाले से बात चल रही थी और कुछ हॉट टॉक हुई और भैया ने अंदर जाके गोली मार ली। बैंक से किस चीज को लेकर वो काफी परेशान चल रहे थे? कुर्की का आदेश था, शायद कुर्की को लेकर वो टाइम मांग रहे थे 1 दिन का। कभी आपकी बातचीत हुई थी किस चीज को लेकर परेशान है या पहले? नहीं हुई ऐसा नहीं। बाकी हाँ परेशान बता रहे हैं। आस पड़ोसी से भी पता चला भैया कि वो थोड़े परेशान तो लग रहे थे उस चीज। बेटी ने ये थाना विजयनगर में आज लगभग 5:30-6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि 74C स्कीम में हेमंत ब्रह्मवंशी नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 51 ईयर्स है और इंदौर पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं, इनके द्वारा स्वयं की लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से गोली मार ली गई है। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के गांजा और स्मैक बेचने के मामले में शिकायत की। कमिश्नर ने तुरंत इस मामले में जानकारी निकाली व संबंधित महिला से संपर्क किया गया। इंदिरा नगर मल्हारगंज निवासी पैसे से अकाउंटेंट महिला ने बताया कि उसका पति, जो कि बड़े स्तर पर पान दुकान संचालित करता है, विगत कुछ समय से घर में तोला काटा व नशे के पदार्थ जिसमें गांजा व नशे की पुड़िया बेचने का काम करता है। महिला ने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। वह आपत्ति करती हैं कि वो पति व
ससुराल जन पीड़िता को डराते धमकाते हैं। 4 फरवरी को पति ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। उसके सिर में काफी चोटें आई। पीड़िता ने तब पुलिस को जानकारी दी। पीड़िता ने जब पुलिस को ये बात बताई तो उसने गांजा जब्त नहीं किया। पीड़िता ने इस मामला में कमिश्नर संतोष सिंह को सोमवार को कॉल किया, पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि महालक्ष्मी नगर में पति द्वारा संचालित पान दुकान से भी कॉलेज हॉस्टल की लड़कियों को नशा सप्लाई करता है। इंदौर शहर मलारगंज क्षेत्र का मामला है। इनकी जो पीड़िता है, इनकी शादी 22 मई 2010 को हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं, एक 15 साल की और एक 8 साल की है। कुछ टाइम पहले इनके पति ने एक पान शॉप स्टार्ट की थी, जहां पर इन्होंने ड्रग्स की पुड़िया और गांजा बेचना भी स्टार्ट कर दिया। मेनली ये टारगेट करते थे कॉलेज स्टूडेंट है और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स रहते स्कूल के, उनको ये सब सप्लाई करने का काम करते थे। जब इनकी पत्नी को ये सब पता पड़ा तो उनको ऐसा लगा कि इनकी बच्चियों पर भी इस चीज का गलत असर हो रहा है और इन्होंने कमिश्नर महोदय का एक नशा मुक्ति अभियान का कुछ सुना था, जिसके बाद उन्होंने हमारे माध्यम से कमिश्नर महोदय को इसी को लेकर शिकायत की है। और जब ये घर में भी गई तो इन्हें वहां पर जब इनके पति कुछ टाइम के लिए बाहर गए थे तो घर में इन्होंने जाकर देखा तो वहां पर कुछ पुड़ियाएं भी थी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए संजीवनी हॉस्पिटल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये अस्पताल भवन महीनों से लोकार्पण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। हालात यह है कि अस्पताल मरीजों की इलाज की जगह धूल, गंदगी और अव्यवस्था का केंद्र बन चुके हैं। कई जगहों पर परिसर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं और आवारा मवेशी खुलेआम बैठकर परिसर को गंदा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर इन अस्पतालों को चालू किया जाता तो गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलती, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये भवन शोपीस बनकर रह गए हैं। अब क्षेत्रवासियों से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द संजीवनी हॉस्पिटल का लोकार्पण कर इसे जनता के लिए शुरू किया जाए, ताकि सरकारी पैसे का सही उपयोग हो सके और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए, जो सीएमओ थे उस समय सुधीर सिंह जी, उन्होंने क्या करा कि जो फाइल चल रही है वो वार्ड नंबर 34 में चल रही है, जो मदापुरा है, और संजीवनी हॉस्पिटल बना वार्ड नंबर 19 में। उन्होंने जो धुलकोट बांध था, धुलकोट बांध को उन्होंने बिना किसी सक्षम अनुमति के काटा, जबकि बायलाज में लिखा है कि धुलकोट बांध को आप किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके खिलाफ मैंने थाने में कलेक्टर को, सारे विभागों को उसकी शिकायत दर्ज कराई थी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल आज पावन नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चन किया। पूजन कार्य मंदिर के विद्वान पंडित चिंटू गुरु द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धा एवं विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। दर्शन के पश्चात अभिनेता जिमी शेरगिल ने मंदिर परिसर में कुछ समय व्यतीत कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह द्वारा अभिनेता का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। अभिनेता जिमी शेरगिल के आगमन से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं प्रशंसकों में उत्साह का वातावरण बना रहा। बैतूल जिले में आज से बोर्ड परीक्षाओं की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहले दिन छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त संपन्न कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। जिले भर में बनाए गए 110 परीक्षा केंद्रों पर आज कुल 14,544 परीक्षार्थी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिले के 4 अति संवेदनशील और 7 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। इसके साथ ही इन केंद्रों पर विशेष पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। परीक्षा केंद्रों की बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का प्रथम पेपर है कक्षा 12वीं में, और आज जो है अंग्रेजी विषय का पेपर है, जिसमें बैतूल जिले अंतर्गत कुल 127 केंद्रों में 110 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। इसमें हमारे सभी कलेक्टर्स, प्रतिनिधि
के साथ साथ हमारे केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और जो सेंटर्स लेवल में वीक्षक लोग लगे हुए हैं, ये सभी हमारा अमला लगा हुआ है इसमें। और इसके साथ साथ जो संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, वहां पर 1-4 की गार्ड के साथ इसकी निगरानी की जा रही है और जैमर जो मंडल के निर्देश प्राप्त हुए हैं जैमर्स लगाने का, वो भी लगे हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। यहाँ नवग्रह पीठ के कलश यात्रा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इनमें से एक घायल महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। भगदड़ में रति साहू जो हनुमान कॉलोनी निवासी हैं, उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, आज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे। वह इस भगदड़ से प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खुल गई है। शहर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले धूलकोट बांध के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी द्वारा बांध के कुछ हिस्से को काटा जा रहा था, जिससे इसकी मजबूती और सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जैसे ही स्थानीय पार्षद को इसकी सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और काम कर रहे लोगों को रोक दिया। पार्षद ने स्थिति का जायजा लेते हुए स्पष्ट किया है कि ये बांध शहर के लिए लाइफलाइन जैसा है और इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि धूलकोट बांध ही वह एकमात्र संरचना है जो बारिश के दौरान शहर में पानी घुसने से रोकती है। अगर बांध कमजोर हुआ तो कई कॉलोनियां और बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पार्षद ने मौके से ही जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाए ताकि बांध की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मंदसौर की जनता के साथ गलत बहुत हो रहा है, क्योंकि यह जो बांध बहुत ज्यादा कट जाता तो उसका पानी बारिश के समय शहर में आने की पूरी संभावना है। अपनों ने स्वयं ने देखा है, धान मंडी डूब क्षेत्र में हो चुकी है, कई बार डूब क्षेत्र में पहुंच चुकी है। सभी व्यापारी का, आम जनता का, सभी का नुकसान हुआ है। घरों में एक पानी आना है तो उसमें सभी का नुकसान होता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 60 लाख रुपए की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। जिस वक्त ये वारदात हुई, पीड़ित परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए हुए थे। बाणगंगा के डागर मोहल्ला निवासी मनीषा और विनोद यादव ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनकी सूने घर के ताले तोड़े और अलमारी में रखी भारी भरकम नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने हाल ही में रामनगर इलाके में अपना एक प्लॉट बेचा था, जिससे मिले 35 लाख रुपए नगद घर में ही रखे थे। परिवार इन पैसों से नया मकान खरीदने की योजना बना रहा था। वारदात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने न केवल 35 लाख रुपए नगद चुराए, बल्कि घर में रखे करीब 25 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण भी ले उड़े। जब परिवार यात्रा से वापस लौटा तो घर का सामान बिखरा हुआ और तिजोरी खाली देख उनके होश उड़ गए। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।